जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो था राजस्थान का सामान्य परिचय। आज अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसका नाम क्या है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये क्लास है जो राजस्थान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे बीडीओ, पटवार, राजस्थान पुलिस, जेल प्रेरी, आरएसी, आरआईएसएफ, इसके अलावा जो भी एग्जाम है जैसे बीएसटीसी, पीटेट, ऐसे कई एग्जामों के लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आज अपना सेकंड चैप्टर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को किन किन व्यक्तियों ने अलग अलग भागों में विभाजित किया, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में वैसे तो कई लोगों ने कहा था। किसी ने तो 10 भागों में, किसी ने 12 में, किसी ने 15 भागों में, ऐसे कई अलग अलग भागों में विभाजित किया था, लेकिन हम मुख्य रूप से तीन की बात करेंगे। सबसे पहले आता है वीसी मिश्रा, फिर आता है एस के सेन, और थर्ड आता है डॉक्टर रामलोचन सिंह। इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने किन किन भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहला फर्स्ट फर्स्ट कौन है? वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा। इन्होंने बताया 1978 में, सॉरी 1968 में, 1968 में 7 भागों में, 7 भागों में विभाजित किया। विभाजित, ठीक है। सेकंड आते हैं एस के सेन। एस के सेन, एस के सेन। इन्होंने 1968 में, 1968 में 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। नंबर थर्ड पर आते हैं कौन? नंबर थर्ड पर डॉक्टर रामलोचन सिंह। राम लोचन सिंह। इन्होंने कब बताया? 1971 में। 1971 ईस्वी में, ईस्वी में दो भाग, 2 भाग और 4 उपभाग, 12 लघु प्रदेश। इस प्रकार से इन तीन व्यक्तियों ने अलग अलग भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया। सबसे पहला प्रो वीसी मिश्रा, ये सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। सर्वप्रथम अवधारण, सर्वप्रथम अवधारण, सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। 1968 में 7 भागों में विभाजित किया। फिर सेकंड है एस के सेन, 1968 में इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। थर्ड है डॉक्टर रामलोचन सिंह, जिन्होंने 1971 ईस्वी में 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, नोट करो यहां तक। इनके बारे में साथियों हम इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम राजस्थान को आगे पढ़ेंगे, जो अपन पढ़ते हैं वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार पढ़ते हैं। तो इनका तो रोल यहीं तक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कि किसने, रामलोचन सिंह ने कितने भागों में विभाजित किया, एस के सेन ने कितने भागों में विभाजित किया, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने, डॉक्टर हरिमोहन
सक्सेना ने राजस्थान को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया। वो चार भाग कौन कौन से हैं? वो चार भाग, सबसे पहला आता है पश्चिमी मरुस्थल या फिर थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, पश्चिमी भौतिक प्रदेश भी बोल सकते हैं या थार का मरुस्थल। सेकंड, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। और नंबर 4 पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको हम हाड़ौती प्रदेश ही बोल सकते हैं। क्या? हाड़ौती प्रदेश। ये अरावली होगा, ये थार का मरुस्थल होगा, इसको पश्चिमी मरुस्थल भी बोल सकते हैं। अरावली हो गया, पूर्वी हो गया, ठीक है। ये चार मरुस्थल हैं जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार हम पढ़ते हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। यही हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले, ठीक है। इनको नोट कर लो। इनको नोट कर लिया, अब इनको मिटाकर आगे चलते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम थार का मरुस्थल। सबसे पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, इसको आपको पता है क्या बोल सकते हैं? पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी भौतिक प्रदेश, पश्चिमी भौतिक प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी भौतिक प्रदेश। तो पश्चिमी भौतिक प्रदेश, इसको मरुस्थल क्यों कहा जाता है? मरुस्थल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? मरुभूमि। मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल का अर्थ मरुभूमि। अर्थात वनस्पति रहित, भूमि, ठीक है। मरुस्थल का अर्थ मरुभूमि होता है, अर्थात वनस्पति रहित भूमि। अब बात करते हैं इसकी थार के मरुस्थल की विशेषता। कौन कौन सी विशेषता है? विशेषता में आती है सबसे पहले वर्षा की कमी, सेकंड आता है अपना वनस्पति की कमी, वनस्पति की कमी। थर्ड नंबर पर आता है अपना क्या? खाद्यान्नों की कमी, और नंबर 4 है आईवी, कृषि योग्य भूमि न होना। कृषि योग्य भूमि का अभाव, ठीक है। ये इसके चार विशेषता हो गई।
और भी विशेषताएं, लेकिन मुख्य रूप से यही है, वर्षा की कमी हो गई, वनस्पति की कमी हो गई, खाद्यान्नों की कमी, और जो कृषि योग्य भूमि है उसका भी अभाव है। इधर ठीक है, मरुस्थल का अर्थ मरुभूमि अर्थात वनस्पति रहित, यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है ऐसा। ठीक है, नोट करो। अब आगे चलते हैं। अब थार के मरुस्थल में ही आगे लिखना है आपको, एरो लगा के नोट्स बनाते चलना साथ साथ। थार के मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को टेथिस सागर का, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, अवशेष माना जाता है। ठीक है, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि इसको टेथिस सागर का अवशेष हम कैसे मान लें? तो साथ इसके आगे और लिखो, इसके आगे आपको क्या लिखना है, थार के मरुस्थल में टेथिस सागर का क्या अवशेष है, जिसके निम्न, यानी कि क्या अवशेष हम मान सकते हैं? खारे पानी की झीलें, जैसे जैसलमेर के इलाकों में। लिखो, लिख लो क्या है, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलों के अलावा कुलधरा गांव, कुलधरा, कुलधरा गांव जैसलमेर, कुलधरा गांव जैसलमेर, कुलधरा गांव जैसलमेर, सलमेर में व्हेल मछली, व्हेल मछली के अवशेष, मछली के अवशेष मिलना, के अवशेष मिलना, के अवशेष मिलना। ठीक है, कुलधरा गांव में जैसलमेर, कुलधरा गांव जैसलमेर में व्हेल मछली के अवशेष मिलना। अवसादी चट्टानों की प्रधानता, अवसादी चट्टानों की प्रधानता। अवसादी चट्टानों में क्या है कि खनिज तेल, खनिज तेल व पेट्रोलियम मिलना, खनिज तेल व पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मिलना। ठीक है, इसके अलावा बाड़मेर के गुडामलानी, बाड़मेर, बाड़मेर के गुडामलानी, गुडामलानी सबसे कम गहराई में तेल के कुएं मिलना, सबसे कम गहराई पर, गहराई पर तेल के कुएं मिलना, तेल के कुएं मिलना, कुएं मिलना। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो टेथिस सागर का अवशेष है। कौन कौन से? खारे पानी की झीलें मिलना, क्या? खारे पानी की झीलें मिलना। इनके अलावा सेकंड, कुलधरा गांव जो जैसलमेर में है वहां पर व्हेल मछली के अवशेष मिलना। थर्ड नंबर, अवसादी चट्टानों की प्रधानता, जिनसे कैसे पता चलता है कि खनिज तेल और पेट्रोलियम का मिलना। इसके अलावा बाड़मेर का जो गुडामलानी क्षेत्र है उसमें सबसे कम गहराई पर, सबसे कम गहराई पर जो तेल का कुआं है वो मिलना। ठीक है, यहां तक नोट करो। ये थार की मरुस्थल के अवशेष, टेथिस सागर के अवशेष होने के प्रमाण है। अब आगे चलते हैं, नोट कर लिया तो। अब आगे लिखो साथियों, मरुस्थल में अपने मूल स्थान से, क्या है? मरुस्थल अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना, मरुस्थल अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना, मूल स्थान
से आगे बढ़ना, आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का मार्च कहलाता है, मार्च कहलाता है। कहलाता है। इसके अलावा लिखो साथियों, थार के मरुस्थल में या फिर इस प्रदेश में, ऐसा तो आपको याद नहीं रहेगा, कौन से प्रदेश में ऐसा सोचोगे। थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में वर्षा ऋतु में अस्थायी झीलों झीलों को, वर्षा ऋतु में अस्थायी झीलों का बनना, अस्थायी अस्थायी झीलों को रन टाट पलाया या फिर रन या फिर टाट कहते हैं, या टाट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मरुस्थल को अपने मूल स्थान से, यानी कि जैसे मरुस्थल का आगे बढ़ना उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल का मार्च। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको क्या बोलते हैं, मार्च। जैसे अपन कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे आप पुलिस में लग जाओगे बाद में तो आपको ऐसा ही बोला जाएगा, आगे मार्च करो, यानी कि आगे चलने को। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो वहां पर बताया जाएगा आगे मार्च करो, मार्च यानी आगे चलो। मरुस्थल का मार्च यानी कि आगे बढ़ना, मरुस्थल का बढ़ना ही मार्च कहलाता है। थार के मरुस्थल में वर्षा ऋतु में अस्थायी झीलों को पलाया, रन या टाट कहते हैं। जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जैसे यहाँ पर कोई टिब्बा है, यहाँ कोई टिब्बा है, वहां पर जो झील बन जाती है, पानी भर जाता है, उसको रन टाट या फिर पलाया झील कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। इसके अलावा सर्वाधिक मरुस्थल का मार्च, सर्वाधिक मरुस्थल का मार्च हरियाणा राज्य में होता है, हरियाणा राज्य में होता है। सर्वाधिक मरुस्थल का मार्च हरियाणा राज्य में होता है, यानी कि सर्वाधिक मार्च, यानी कि सर्वाधिक मरुस्थल कहां पर आगे बढ़ता है, हरियाणा राज्य में। इसके अलावा मरुस्थल का प्रसार, मरुस्थल का प्रसार प्रसार दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, यानी कि जैसे ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो इसमें मरुस्थल का विस्तार, ये मरुस्थलीय भाग है, तो मरुस्थल का विस्तार धीरे धीरे किधर बढ़ रहा है, इधर, इधर। ये क्या होगा, ये अपना उत्तर पूर्व भाग है, उत्तर पूर्व भाग में ऐसे मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ठीक है, क्लियर, यहां तक नोट करो। इनके अलावा एक और लिख लो कि मरुस्थल का जो ढाल है, मरुस्थल का ढाल, मरुस्थल का ढाल है जो उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी जैसे मरुस्थल का प्रसार तो ऐसे होता है, लेकिन इसका ढाल कैसे, ऐसे। तो आपको कैसे याद रखना है, इसको तो लिख देना है प्रसार, प्रसार, और इसको लिख देना है ढाल, ढाल। ठीक है, ढाल। ये नीचे वाला ऐसे ऊपर से नीचे आना ढाल, और ऊपर जाना इधर प्रसार। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं।
अब बात आती है मरुस्थलीकरण की। मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण से आप सभी समझते होंगे कि मरुस्थलीकरण होता क्या है। मरुस्थलीकरण क्या होता है साथियों? मरुस्थल का लगातार आगे बढ़ना। मरुस्थल का लगातार लगातार आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। यानी कि आप शॉर्ट में लिख लो, अब मैं इतना लिखाऊंगा तो उससे वही फायदा है कि मरुस्थल का लगातार आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण कहलाता है। आपको पता है कि परिभाषा किसकी पूछ रहा है? मरुस्थलीकरण की। तो परिभाषा क्या होगी? मरुस्थल का लगातार आगे बढ़ना, लगातार आगे बढ़ना, वही मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके जो यानी कि मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण क्या है कि जिनसे मरुस्थलीकरण का ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है? यहां पर लिखो प्रमुख कारण, प्रमुख कारण। ठीक है, प्रमुख कारण कौन कौन से आ जाएंगे? प्रमुख कारण, सबसे पहला लिखो, सबसे पहला क्या आएगा? वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन। ठीक है, नंबर दो पर क्या आएगा? वनों की कटाई, ये पशुचारण, अत्यधिक, अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण। फिर है थर्ड, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो इनसे कैसे होता है? वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? वनों की कटाई, वनों की कटाई, वनों की कटाई। यदि जैसे जैसे वनों की कटाई होगी तो मरुस्थल का प्रसार आगे बढ़ेगा। जैसे मान लो ये कोई मरुस्थल है, यदि इसके अंदर पेड़ उगे हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं, तो इनसे यानी कि जो मिट्टी है वो एक जगह सेट हो जाएगी, आगे नहीं उनका प्रसार होगा। यदि पेड़ों को ही काट देंगे तो आगे कोई रुकावट नहीं होगी, तो आगे चलती जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो मरुस्थल का प्रसार ऑटोमेटिक हो जाएगा। अत्यधिक पशुचारण, पशुचारण का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम, सर्दियों के टाइम, जैसे कई बकरियां चराने वाले, भेड़ चराने वाले, वो क्या करते हैं कि पेड़ों को काट कर उनको खिला देते हैं। फिर जैसे जैसे वो नष्ट हो जाते हैं वो पेड़ धीरे धीरे करके, फिर ऐसे वो वनों की कटाई मान ली जाती है। तो इसमें लिखा जाता है कि पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण की वजह से भी मरुस्थल का प्रसार आगे बढ़ रहा है। फिर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है कि जैसे धीरे धीरे बारिश की कमी हो रही है, बारिश की कमी होने की वजह से पेड़ पौधे नहीं पनप रहे, पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे तो वही बात है, यानी कि एक बात यह आ जाती है कुल मिला के, वनस्पति रहित हो जाता है, फिर वो मरुस्थल बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको मरुस्थल को, मुख्य अर्थ क्या होता है इसका? वनस्पति रहित क्षेत्र। मुख्य बात वनस्पति पर टिकी हुई है। ठीक है, यहां तक नोट करो। इसके अलावा और लिख लो दो मुख्य कारण। नंबर चार पर क्या आता है? जनसंख्या, जनसंख्या एवं नगरीकरण, नगरीकरण। यानी कि वनों को काटकर वहां पर बसावट की जा रही है, तो वनों की कमी हो रही है, तो उनकी वजह से आगे मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। ठीक है, नंबर पांच पर लिख लो मृदा का अनुचित प्रबंध, मृदा का अनुचित प्रबंध, अनुचित प्रबंध, प्रबंध। अनुचित प्रबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे यानी कि मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालना। जैसे कहीं यानी कि नीचा स्थान होता है, वहां पर खेत बना लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से मिट्टी लाके उसको लेवल में लेके और उसका खेत बना देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर मिट्टी को ले जाना ही वही क्या कहलाता है? मृदा का अनुचित प्रबंध। वो उचित प्रबंध नहीं है, अनुचित है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, ये यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं।
मरुस्थलीकरण करण को रोकने के उपाय, को रोकने के उपाय, उपाय ठीक है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय क्या आएंगे? सबसे पहले वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना। नंबर 2 पर क्या आ जाएगा? नंबर 2 पर आ जाएगा अपना सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी का विकास करना, विकास करना। सामाजिक वानिकी का विकास करने का मतलब क्या होता है? यानी कि वानिकी यानी कि वनस्पति, ये याद आता है वृक्षारोपण करना, या ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। ठीक है। नंबर 3 पर आ जाता है अपना, नंबर 3 पर आ जाता है अपना एक कतार के रूप में वृक्षारोपण करना। इसको क्या कहते हैं? जैसे एक कतार में, जैसे ये इधर मरुस्थल है, इधर ये मरुस्थल है, ये आगे कैसे बढ़ेगा? तो आपको पेड़ कैसे लगाने? ऐसे लगाने, एक कतार के रूप में, ताकि उनको रुकावट आए। ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं एक कतार में वृक्षारोपण करना, जिसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट विकास कार्यक्रम, अर्थात शेल्टर विकास कार्यक्रम, शेल्टर शेल्टर बेल्ट विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक नोट करो। नंबर 4, मृदा का उचित प्रबंध करना, मृदा का उचित प्रबंधन करना, उचित प्रबंधन करना, मृदा का उचित प्रबंधन करना। नंबर 5, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। जनसंख्या पर तो नियंत्रण कैसे होगा? भारत जो चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जनसंख्या पर नियंत्रण अब नहीं होगा। ठीक है। ये इसके 5 मुख्य कारण हो गए। वृक्षारोपण करना, यानी कि ऐसे नॉर्मल वृक्षारोपण करना, ये 3 इसी के भाग हैं वृक्षारोपण के। ठीक है। सामाजिक वानिकी का विकास करना, यानी कि वनस्पति, यानी कि सामूहिक रूप से जो सभी हिल मिलकर वृक्षारोपण करो। एक कतार के रूप में वृक्षारोपण लगाना, जिसको क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट विकास कार्यक्रम करना। यदि आ जाए शेल्टर बेल्ट विकास कार्यक्रम, तो ये यही होगा वृक्षारोपण। ठीक है। मृदा का उचित प्रबंधन करना, यानी कि मृदा को वहीं पर जहां से कटाव हुआ है वहीं पर उसको वापस लगाना है। यदि कटाव हो जाता है मृदा का, तो वहीं पर लगाना है, इसलिए इसको बोला गया है उचित प्रबंधन। ऐसा नहीं कि मृदा को यहां से उठा के वहां ले गए, वहां कटा है तो वहां ले गए। ठीक है। ऐसा नहीं। जनसंख्या पर नियंत्रण करना, जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा तो ज्यादा रहने के लिए आवास की आवश्यकता नहीं होगी, तो वनों की कटाई नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक नोट करो। इसके बाद साथियों, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी। वो संस्था कौन सी है? CAZRI, आपने नाम सुन रखा होगा, जिसको बोलते हैं काजरी, काजरी। ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थापना ये कहां पर स्थापित की गई है? इसका क्या बोले? मुख्यालय जोधपुर,
जोधपुर। ठीक है। इसकी स्थापना स्थापना 1959 ईस्वी में। ठीक है। इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या है इसका? मरुस्थल के मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं। CAZRI। इसकी क्या आएगी? सेंट्रल, TRAL, सेंट्रल एरिड, एरिड जोन, ZONE, रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? केंद्रीय, क्या होगा? केंद्रीय शुष्क, एरिड यानी शुष्क अनुसंधान, अनुसंधान सन केंद्र, केंद्र। ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना है। सेंट्रल से केंद्रीय, एरिड से शुष्क, शुष्क जोन, शुष्क केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान। ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके अलावा एक थोड़ी सी बात और ध्यान रखनी है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघ ने 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया। मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया। घोषित किया। घोषित किया। ठीक है। तो यानी कि मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, मरुस्थलीकरण दिवस। मरुस्थलीकरण दिवस। ठीक है। यहां तक नोट करो। अब आगे चलते हैं साथियों। थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। ठीक है। वो कौन कौन से दो भाग हैं? पहला, शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। सेकंड आता है अपना कौन सा? नंबर 2, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल की विशेषता क्या है कि इसमें वर्षा, वर्षा की कितनी सेंटीमीटर है? 10 से 20 सेंटीमीटर। और इसमें वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है। ये यहां तक नोट करो आप कि थार की मरुस्थल है जो पश्चिमी प्रदेश है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल का मतलब क्या है? थोड़ा कम, कम शुष्क है। और ये पूरा शुष्क है। पूरा शुष्क है वहां पर तो वर्षा कम होगी, यानी कि जो पूरा शुष्क है, बिल्कुल शुष्क है,
वहां पर वर्षा कम होगी, जो थोड़ा कम शुष्क है वहां पर थोड़ी ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर तो हो रही है 10 से 20 सेंटीमीटर, यहाँ हो रही है 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नोट करो। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है साथियों शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल की बात कर लेते हैं पहले। शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, यानी कि लिख देता हूं मैं। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो दो भाग। पहला है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त। और नंबर दो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का परसेंटेज कितना है, 41.50%। जिसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, इसका टोटल क्षेत्रफल है साथियों 85,660। 85,660 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। मुक्त का मतलब यहाँ पर नहीं है इतना प्रदेश, कितना है 41.50 है। बाकी ये बचा हुआ ये कितना है 58.50%। इसका क्षेत्रफल कितना है, एक 28,028 किलोमीटर स्क्वायर। एक 28,028 यानी कि 1,28,028 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, सॉरी है, बालू के स्तूप है। ठीक है, ये दोनों आपको नोट कर लेने हैं। मरुस्थल को दो भागों में, शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त। युक्त है जहां पर 58.50% है, मुक्त है जहां 41.50% है। यह है 85,660 वर्ग किलोमीटर, ये 1,28,028 वर्ग किलोमीटर। यानी कि बालू का स्तूप जहां पर है वो क्षेत्र बड़ा है, जहां पर बालू का स्तूप है वो क्षेत्र बड़ा है, जहां पर नहीं है वो क्षेत्र छोटा है। और उसका क्षेत्रफल कितना है 85,660 किलोमीटर, उसका है 1,28,028 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नोट करो। अब पढ़ेंगे सबसे पहले बालू का स्तूप का वर्गीकरण। ठीक है, बालू का स्तूप का वर्गीकरण। स्तूपों का वर्गीकरण। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बालू का स्तूप आता है नंबर एक पर, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप आप समझ जाना। अनुदैर्घ्य बालू के स्तूप कैसे होते हैं, इनकी आकृति ऐसी होती है। ठीक है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, इनकी आकृति ऐसी है। ये पवनों की दिशा के समानांतर होते हैं। ये पवनों की दिशा के, पवनों की दिशा के समांतर होते हैं। समांतर होते हैं। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं, इनकी आकृति ऐसी नजर आती है। ठीक है, ये ये जैसलमेर,
जैसलमेर, फलोदी, फलोदी, इसके अलावा बाड़मेर, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर और जोधपुर के अलावा जोधपुर ग्रामीण आदि, यानी कि ये जोधपुर में ही आ गया, ठीक है, आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों की लंबाई सर्वाधिक होती है। इन बालू का स्तूपों की लंबाई, स्तूपों की लंबाई सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है, ये नोट करो। यानी कि बालू के स्तूपों का वर्गीकरण सबसे पहले आता है अनुदैर्घ्य बालू के स्तूप, जो जो हवाएं चलती हैं उनके समानांतर होते हैं, इनकी लंबाई सर्वाधिक होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये यहां तक नोट करो। इसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 2 पर आता है क्या? अनुप्रस्थ। नंबर 2, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये पवनों की दिशा के, ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, दिशा के समकोण पर बनते हैं, पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र यानी कि जहां पर ये बनते हैं कौन कौन से हैं? जैसे मुख्य क्षेत्र पूंगल, जो कहां पर है? बीकानेर, पूंगल बीकानेर। सेकंड पर आ जाता है झुंझुनू चुरू, झुंझुनू चुरू, ठीक है। झुंझुनू चुरू के बाद सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ जो कहां पर है? गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर के अलावा रावतसर हनुमानगढ़, 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 ये यहां तक क्लियर। यानी कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं वो पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। समकोण क्या होता है? ऐसे, ये बालू के स्तूप ऐसे बनते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यहां तक क्लियर। ये नोट करो, ये पूंगल क्षेत्र मुख्य क्षेत्र है इनका, पूंगल जो बीकानेर में पड़ता है, झुंझुनू चुरू सूरतगढ़ गंगानगर का, और जो रावतसर हनुमानगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर ये प्रमुख देखने को मिलते हैं अनुप्रस्थ वालों का स्तूप, जो पवनों की दिशा के समकोण पर होते हैं, और जो अनुदैर्घ्य होते हैं वो पवनों की दिशा के समानांतर होते हैं। नंबर 3 क्या आता है? बरखान, 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 ठीक है साथियों। बरखान, बरखान की आकृति कैसी होती है? ये बरखान की आकृति होती है ऐसी, यानी कि जो ये भाग होता है इसको क्या बोला जाता है? उन्नोत्तर, उन्नोत्तर, उन्नोत्तर। और जो ये भाग होता है इसको बोला जाता है नतोदर, नतोदर, नतोदर। ये उन्नोत्तर हो गया, ऊपर उठा हुआ ऊ, ऊ से उन्नोत्तर, ये नतोदर, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र, सबसे प्रमुख क्षेत्र आता है इसका बाहलेरी, बाहलेरी, बाहलेरी जो कहां पर है? चुरू में, चुरू में। सेकंड आता है सीकर, सीकर, फिर ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर, फिर इसके बाद आता है करणी माता देशनोक, देशनोक, ठीक है। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं बालेरी, चुरू, सीकर, ओसिया, देशनोक। ओसिया कहां पर पड़ता है? जोधपुर, सीकर बालेरी, ठीक है, बालेरी चुरू में पड़ता है।
इनका तो आपको पता ही है, ओसियां जोधपुर में पड़ता है, देशनोक बीकानेर में पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा क्या लिखना है यहाँ पर, बरखान की मध्य में चौड़ाई अधिक होती है। इनकी इनकी मध्य में चौड़ाई अधिक होती है। चौड़ाई अधिक होती अधिक होती है। इनकी मध्य में चौड़ाई अधिक होती है। पवनों की दिशा वाला भाग मैंने बोल दिया आपको उन्नोत्तर होता है, और जो अंदर वाला भाग होता है जो नतोदर होता है। ये बार लिख लो, पवनों की दिशा वाला भाग, की दिशा वाला भाग, पवनों की दिशा वाला भाग उन्नोत्तर, उन्नोत्तर, उन्नोत्तर उन्नोत्तर हो गया, उन्नोत्तर बोल दो या उन्नोत्तर हो गया, उन्नोत्तर हो गया। इसको भी उन्नोत्तर कर लो, उन्नोत्तर हो गया। और सेकंड आता है विपरीत भाग, विपरीत भाग, विपरीत भाग जिसको बोलते हैं नतोदर, नतोदर, नतोदर मतलब निम्न भाग, निम्न भाग। और ये हो गया उच्च भाग, उच्च भाग। ठीक है। ऊपर उठा हुआ भाग उन्नोदर और नीचे निम्न भाग नतोदर। ठीक है, ये यहां तक क्लियर। इसके आगे आता है मरुस्थल विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, मरुस्थल विस्तार के लिए ये स्तूप, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक उत्तरदायी, सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं, सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो आप इनका, यानी कि नीचे दिख रहा है क्या, नीचे और लिख लो एक हल्का सा पॉइंट, ये सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बरखान में, बरखान की स्थिति ऐसी होती है, निम्न भाग होता है जिसको नतोदर बोलते हैं, उच्च भाग होता है जिसको उन्नोदर बोलते हैं। प्रमुख क्षेत्र बालेरी, चुरू, सीकर, ओसिया, देशनोक, इनकी मध्य से चौड़ाई, ये मध्य हो गया, ये चौड़ाई सर्वाधिक है, मध्य की चौड़ाई सर्वाधिक होती है। पवनों की दिशा वाला भाग है, यानी कि यहां से पवन आ रही है, इसको बोलते हैं उन्नोदर। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उन्नोदर उच्च भाग, जो विपरीत भाग होता है यानी कि ये, इसको बोलते हैं नतोदर निम्न भाग। ठीक है। मरु विस्तार के लिए ये बालू का स्तूप सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं, यानी कि मरुस्थल का प्रसार ये सर्वाधिक करते हैं। इसके अलावा ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, ये कभी तो यहाँ बन गए, कुछ देर बाद में आगे बन जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चलायमान रहते हैं। ठीक है, ये यहां तक आपको नोट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। तारा बालू का स्तूप, कौन सा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप क्या होता है साथियों, इसकी आकृति ऐसी होती है, ये इसकी आकृति होती है ऐसी, यानी कि इसमें अनियमित हवाओं का प्रवाह होता है। क्या होता है, अनियमित। यहां पर लिख देता हूं, ये बालू का स्तूप, स्तूप अनियमित हवाओं के प्रवाह से, अनियमित, अनियमित हवाओं के प्रवाह से बनते हैं, अनियमित हवाओं के प्रवाह से बनते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इसके, एक तो सोहनगढ़ जैसलमेर,
सोहनगढ़, जैसलमेर, जैसलमेर। और दूसरा आता है सूरतगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, गंगानगर। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ताराबालू के स्तूप ये अनियमित हवाओं के प्रभाव से, इनका कोई पता नहीं किधर से, जिसको अपन बोलते हैं भबूड़िया, भबूड़िया हम बनते हैं, ये एक टाइप का चक्रवात होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ताराबालू का स्तूप, ये नोट करो। अब आगे चलते हैं साथियों। इनके अलावा नंबर 5 पर आता है यार्डन बालू का स्तूप। नंबर 5 पर क्या आता है? यार्डन, यार्डन बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। यानी कि इनको लहरदार बालू का स्तूप भी बोलते हैं, लहरदार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। इनकी आकृति कैसी होती है आपको बता दूं। ये आपको बना लेनी है आकृति ऐसी। इसको बोलते हैं लहरदार बालू का स्तूप है। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र लिख देता हूं, किधर लिखूं, यहां लिख देता हूं। प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसको बोलते हैं यार्डन। यह नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये भी अब आगे आगे जैसे कंपटीशन का दौर बढ़ता जा रहा है तो ये नाम पूछा जा सकता है, यार्डन बालू का स्तूप या लहरदार बालू का स्तूप। ये मुख्य क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। ये आपको डायग्राम बना लेना है, बना लो एक बार। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कौन सा आता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू के स्तूप। नेटवर्क बालू के स्तूप कैसे होते हैं? जैसे इधर से हवा चल रही है, ठीक है, ये लो, तो नेटवर्क बालू के स्तूप ऐसे होंगे। ये लगातार बनने वाले बालू के स्तूप होते हैं। ये लगातार बनने वाले, बनने वाले बालू का स्तूप, स्तूप होते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? उत्तरी राजस्थान, श्री गंगानगर, सेकंड आ गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये इसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं। ये ऐसे लगातार बनते रहते हैं, फिर छोड़े, फिर आगे बन गए, फिर आगे बन गए, ऐसे लगातार बनते रहते हैं। इसलिए इनको बोला गया है ये लगातार बनने वाले बालू के स्तूप होते हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इनको बोलते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। इसको नोट करो। समझ में आ रहा है या नहीं? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको समझते रहिए। अब आगे चलते हैं। अगला आता है अपना सब्र काफिज बालू का स्तूप। कौन सा आता है? सब्र काफिज बालू का स्तूप। सब्र काफिज बालू का स्तूप क्या होता है? नंबर 7, सब्र काफिज, सब्र काफिज बालू का स्तूप।
सब्र स्तूप। ठीक है, ये झाड़ियों के सहारे, झाड़ियों के सहारे बनने वाले, बनने वाले छोटे छोटे मरुस्थल होते हैं। छोटे, सॉरी मरुस्थल नहीं, स्तूप, छोटे छोटे स्तूप होते हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता है? प्रमुख, प्रमुख क्षेत्र है इनका संपूर्ण मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल। कहीं भी बन सकते हैं ये, यानी कि थोड़ा सा ही कुछ, यानी कि अवरोध आया वहीं पर बन गया। जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, तो इसके ओट में ये यहाँ बन गया, इसको क्या बोलते हैं? यही क्या है? सब्र का फीज, सब्र का फीज। ठीक है, यहां तक नोट करो, ये समझ में आया? इसके बाद आता है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप क्या होता है कि अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप क्या हो सकता है? अवरोध, अवरोध में जैसे क्या क्या हो सकता है? पेड़, पेड़, झाड़ी, पर्वत आदि कुछ भी हो सकता है। अवरोध के कारण, के कारण बनने वाले, बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको तो यहाँ तक ही लिखना है कि अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप है। इनका प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है इनका? प्रमुख क्षेत्र लिखो, जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर हो गया। इसके अलावा हो गया कौन सा अपना? हर्ष की पहाड़ी सीकर, हर्ष की पहाड़ी, जो कहां पर है? सीकर। इसके अलावा जोबनेर, हर्ष की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी ये कहां पर है? अजमेर, अजमेर। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या आता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक बार इसको नोट कर लो, फिर पैराबोलिक बालू का स्तूप को देखते हैं। अब करते हैं हम परवलयकार। परवलयकार बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होता है साथियों? आप देखते रहिए। नंबर 9, पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, इसको बोल सकते हैं परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार आपको ध्यान में रखना है। ये बरखान के, बरखान के विपरीत होते हैं। थोड़ी देर पहले ही बताया आपको बरखान क्या होता है, बरखान के विपरीत होते हैं। तो बरखान क्या होता है साथियों? मैंने आपको बताया था कि बरखान, बरखान ये बताया था मैंने। ठीक है, ये मैंने आपको बरखान बताया जिसमें इधर से हवाएं चल रही थी। लेकिन जो पैराबोलिक बालों का स्तूप होता है, पैराबोलिक बालों का स्तूप होता है, ये ऐसे होता है, यानी कि इसमें होता तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हवा ऐसे चलती है, हवाएं, और इसमें कैसे चलती हैं? ऐसे, यानी कि हवाएं इधर से चलती है, ये अंदर की तरफ से, यानी कि निम्न भाग से इसमें हवाएं चलती हैं, इसमें उच्च भाग से हवाएं चलती है।
तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ये हो जाता है पैराबोलिक। आया समझ में? एक बार और बता देता हूँ। यानी कि जो अपना बरखान होता है उसमें जो उच्च भाग होता है उधर से हवाएं आती है, और जो ये होता है कौन सा, पैराबोलिक, इसमें निम्न भाग से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे, ये लो, है ना। इसमें हवाएं किधर से आएंगी, ये ये हो गया अपना पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसके बाद आता है अपना क्या, एक बार इसको नोट करो। अब आपको आगे क्या लिखना है, अब हम कुछ बिंदु लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम से रिलेटेड करते हुए हम उनको याद कर लेंगे। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक बालू का स्तूप। ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का, कौन सा लू का, बालू का स्तूप, स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। ये होगा एक पॉइंट। सेकंड होता है सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार यानी कि अधिकांश सभी प्रकार के बालू का स्तूप, स्तूप जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। यदि केवल जोधपुर आए तो आपको जोधपुर कर देना है, और यदि जोधपुर ग्रामीण आए तो वहां पर जोधपुर ग्रामीण करना। आपको थोड़ा सा यानी कि कॉमन सेंस लगाना है कि जोधपुर जो दो भागों में बटा है, एक तो जोधपुर शहर, एक जोधपुर ग्रामीण। तो ये ऐसे बालों के स्तूप, टिब्बा, नाला, ये कहां पर मिलेंगे, ग्रामीण में मिलेंगे, शहर में तो क्यों मिलेंगे। तो हमको आंसर क्या करना है, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, इसके आगे क्या आता है, सीप। सीप क्या होता है, सीप ये लिखना है आपको, जब हवा द्वारा निर्मित, जब हवा द्वारा निर्मित, हवा द्वारा निर्मित, निर्मित अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव से, मिट्टी के अभाव में, अभाव में पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, पूर्ण, पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, विकसित नहीं हो पाते, इनको क्या बोलते हैं, सीप। जब हवाओं द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जो हवाओं द्वारा पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं, जैसे ऐसे बन जाते हैं वो, ऐसे, यानी कि पूरा ऐसे नहीं बन पाते, ये आकृति नहीं बन पाती है उनकी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सीप। जो मिट्टी के अभाव में पूर्ण रूप से नहीं बन पाते उसको क्या बोला जाता है, सीप बालू का स्तूप, जो अनुदैर्घ्य का ही एक प्रकार है। यहां पर लिख लेना है, नहीं हो पाते, जो अनुदैर्घ्य का ही प्रकार है, अनुदैर्घ्य का ही प्रकार, जो अनुदैर्घ्य का ही प्रकार। धरियन को भी मैं यही बता देता हूं, धरियन, धरियन, धरियन लहरदार बालू का स्तूप, लहरदार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अब एक लहरदार वो भी होता है जो मैंने क्या बताया था, यार्डन, यार्डन बालू का स्तूप या लहरदार बालू का स्तूप। यदि दरियन आ जाए, दरियन क्या होता है, तो ये होता है लहरदार बालू का स्तूप, और वो यार्डन भी होता है, वो भी बालू का स्तूप होता है, लहरदार। ठीक है, तो आज की क्लास को साथियों आप यही समाप्त करते हैं।
लंबी क्लास हो गई है, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है। आपको कैसा लगा पढ़ाया हुआ? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी साथियों तक शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको क्लास। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, उसको ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। यदि आपको कुछ पूछना है 9887 46 57 20, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी आपको पूछना है, कुछ मेडिकल मेडिकल एग्जाम से संबंधित, कुछ यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी पूछना आपको मैसेज कर सकते हैं। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट बनाए रखना साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।